बच्चों को पालने वाली मां की तरह प्रकृति ने पेड़ पौधे लताएं अनेक प्रकार के खाद्य वस्तुओं को सभी जीवों के लिए सृष्टि की है। विशेषकर आहार, औषध और प्राकृतिक सुंदरता द्वारा संतुष्टि पाने के लिए। बदलते युग के साथ इन वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के लिए अनुसंधान का कार्य गतिशील है। मानव के लिए आवश्यक आहार में धान्य और फली सबसे आगे है। खाद्य के क्षेत्र में धान्य और फली के बाद तीसरा मुख्य स्थान कंद फसलों का है। कंद फसलों में मंडशीफ या कसावा का खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मंडशीफ की खेती व्यापक तौर से की जाती है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में जन्म ली हुई इस कंद फसल को पुर्तगीजों ने 17वीं सदी में लाकर भारत से परिचय कराया। भारत में अधिकांश केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेशों में उपजाई जाती है। सन 1880 के दौरान केरल में राजा विशाखम तिरुनाल ने इस फसल के प्रति अधिक अभिरुचि दिखाई और इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय उनको ही है। केरल में मंडशीफ का उपयोग आहार के रूप में मुख्य तौर पर होता है, परंतु दूसरे राज्यों में इसका स्टार्च या माड़ और साबूदाना उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ के नाते उपयोग किया जाता है। बरसाती फसल मंडशीफ को बोने का सही समय अप्रैल मई है, यानी दक्षिण पश्चिमी वर्षा ऋतु का आरंभिक समय, और सितंबर अक्टूबर यानी उत्तर पूर्वी ऋतु। सिंचित फसल के नाते इसको साल भर उपजाया जा सकता है, परंतु दिसंबर जनवरी इसके लिए अनुकूल होता है। सामान्य तौर पर इसकी सिंचाई मेड़ एवं कुंड रीति से होती है। मंडशीफ एक सख्त फसल है। इसकी टहनियां बहुत सख्ती से टूटती हैं। कंद भी इसी प्रकार सख्त होता है। सख्त फसल के नाते मंडशीफ हर प्रकार की माटी में उपजाती है, परंतु पीएच 4.5 से 6.5 तक की लाल माटी इस फसल के लिए अधिक अनुकूल है। अपर्याप्त बरसाती क्षेत्र में इसको रोपड़ी में उपजाना बेहतर होता है। इससे बीज स्थापित होकर मजबूती से बढ़ेगा और दीमक के हमले से सुरक्षित रहेगा। 1 हेक्टेयर में मंडशीफ लगाने के लिए 40 गुना 60 स्क्वायर मीटर की जगह रोपणी के लिए जरूरत है। रोपणी के विकास के लिए खेत के नजदीक रेतीली रोपणी बनानी चाहिए। एएमएफ यानी जैविक खाद को रेत के साथ मिलाकर रोपणी की माटी में डालना बेहतर है। टहनियों को लगाने से पहले रोपणी में पानी का छिड़काव होना चाहिए। फसल को मजबूत और अधिक उपजने के लिए कीट और रोग मुक्त पूर्ण रूप से ही बड़ी टहनियां होनी चाहिए। टहनियों पर अग्रिम सावधानी के नाते 0.05% के अनुपात से डाइमेथोएट मिश्रित पानी का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से स्केल प्राणियों के प्रायः आक्रमण से टहनियों की सुरक्षा की जा सकती है। चुनी हुई ऐसी टहनी के मध्य भाग से बीज टहनी तैयार करनी चाहिए।
बाकी ऊपर के मुलायम भाग को काटकर फेंक देना चाहिए। इसी तरह के बाकी नीचे के सख्त भाग को भी काट के फेंक देना चाहिए। बाकी बची मध्य टहनी से बीज टहनी तैयार करनी चाहिए। हर एक बीज टहनी 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच लंबी होनी चाहिए। बीज टहनी की तैयारी के लिए तेज चाकू या छोटा हेक्सा ब्लेड को उपयोग में लाना चाहिए। तभी गोलाकार बीज टहनी प्राप्त होगी। अगर भोथे चाकू से टहनी को काटा तो सही ढंग से नहीं कटेगी, टेढ़ी मेढ़ी और दांतेदार कटेगी। नीचे का जड़ भाग समानांतर नहीं होगा। जमा की गई पत्ते सहित टहनियों से 15 दिनों में बीज टहनी तैयार की गई तो अंकुरण बेहतर होगा। मेड़ रोपड़ी में बीज टहनी लगानी चाहिए। इस रोपड़ी में बीज टहनियों को 5 गुना 5 सेंटीमीटर नजदीकी अंतराल में लगानी चाहिए। अगर समय पर बरसात न हो तो रोपणी की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। ऐसी बीज टहनियां 20 या 25 दिनों के अंदर प्रतिरोपण के योग्य हो जाएंगी। अब हम देखेंगे खेत की तैयारी किस प्रकार की जाती है। खेत को ट्रैक्टर अथवा हल से अच्छी तरह जोतना चाहिए। 2 या 3 बार जोतने से खेत की माटी आवश्यकतानुसार मुलायम और हल्की होगी। खेत में हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 12.5 टन तक उर्वरक डाला जाता है। माटी में अच्छी तरह से इसको मिलाना चाहिए। पूरे खेत में उर्वरक डालने के बाद जुताई करनी चाहिए। मुख्य तौर पर पोषक अंश यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मंडशिप में डालना चाहिए। खाद की सिफारिशें एक राज्य से दूसरे राज्य में विभिन्न हैं। केरल में 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटाश सतही भाग में डाला जाता है। ऊपरी सतह के भाग में 1.5-2 महीने की बड़ी हुई फसल में 50 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो पोटाश डाला जाता है। तमिलनाडु में बरसाती फसल के लिए 50 किलो नाइट्रोजन, 65 किलो फास्फोरस और 125 किलो पोटाश सतही भाग में डाला जाता है। सिंचित फसल में 30 किलो नाइट्रोजन, 65 किलो फास्फोरस और 85 किलो पोटाश सतही भाग में डाला जाता है और 3 महीने के बाद इन फसलों में 30 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो पोटाश ऊपरी सतह भाग में डाला जाता है। आंध्र प्रदेश में 60 किलो फास्फोरस केवल सतही भाग में। 1 महीने की फसल में 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो पोटाश। 2 माह की फसल में 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो पोटाश और 3 माह की फसल में 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो पोटाश ऊपरी सतह भाग में डाला जाता है। ये सारी सिफारिशें 1 हेक्टेयर की फसल के लिए हैं। अब मुख्य खेत प्रतिरोपण के लिए तैयार है। अगर खेत में जल निकासी की व्यवस्था उचित न हो तो स्तूप रीति को अपनाया जाता है। इस प्रकार के खेत में 25 से 30 सेंटीमीटर तक स्तूप 3 फीट के अंतराल पर तैयार करके बीज टहनियों को लगाने चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था सहित समतल स्थान के लिए समतल रीति उचित है। ढलान स्थल के लिए मेड़ रीति अति योग्य है। इस रीति में 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा मेड़ ढलान के विपरीत दिशा में तैयार करना चाहिए। सिंचित फसल के लिए इस रीति को अपनाना चाहिए। इसकी ऊंचाई 25 से 30 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 फीट तक होनी चाहिए। पहाड़ी स्थल के ढलान के लिए स्तूप रीति भी अपनाई जा सकती है। इन स्तूपों की ऊंचाई 25 से 30 सेंटीमीटर रख के इसके ऊपर बीज टहनियां लगानी चाहिए। इस रीति को रोधक और बाधक रीति कहते हैं, यानी 2 स्तूपों के बीच एक स्तूप बाधक के रूप में इस तरह का होता है, जिससे बरसाती पानी जमा रहता है और माटी नहीं बहती।
खेत में बीज टहनियों को लगाते समय 90 गुना 90 सेंटीमीटर यानी 3 फीट का अंतराल होना चाहिए। एक टहनी की लंबाई 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका चौथाई भाग यानी 5 सेंटीमीटर भूमि के नीचे होना चाहिए। इन बीज टहनियों को बिना नुकसान पहुंचाए लगाना चाहिए। यदि बरसात न हो तो इसकी सिंचाई करनी होगी। सूखी बीज टहनी को निकाल के थोड़ी लंबी बीज टहनियों को तुरंत उसकी जगह पर लगानी चाहिए। मंडशिफ्ट की सिंचित फसल अधिक लाभदायक होती है, इसलिए जहां सिंचाई की सुविधा है वहां पर सिंचित फसल उपजानी चाहिए। बीज टहनी लगाते समय पहली सिंचाई करनी होगी, उसके बाद अगले तीसरे दिन में सिंचाई करनी होगी, उसके बाद 7 या 10 दिन में एक बार 3 महीने तक सिंचाई करनी होगी, उसके बाद 20 या 30 दिन में एक बार 8 महीने तक सिंचाई करनी होगी। बरसाती फसल की तुलना में स्वाभाविक तौर पर 2 से 3 बार अधिक लाभ की उम्मीद सिंचित फसल से की जा सकती है। आइए अब हम अंतरोपण से जुड़े कार्यों की बातें करें। बीज टहनी लगाने के 30 से 40 दिनों के बाद फसल का आकार इस प्रकार होगा। ऐसी स्थिति में केवल 2 मजबूत अंकुरणों को आमने सामने की दिशा में रखना चाहिए। यहां इस पौधे में 4 मजबूत अंकुरण हैं। आमने सामने के ये दोनों अंकुरण मजबूत हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी के सारे अंकुरों को हटा देने चाहिए। साथ ही इसी समय फावड़े से माटी को ढीला करना चाहिए। माटी को ढीला करने से मंडशीफ को बड़े आकार और बेहतर फसल बनने में बहुत आसानी होती है। तभी घास पात को भी निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। हर अंतरोपण और घास पात निकाली के तुरंत बाद ऊपर बताई गई सिफारिशों के मुताबिक फसल में खाद की दूसरी खुराक डालनी चाहिए। इसी प्रकार 60 या 90 दिनों के बाद फसल के लिए माटी की स्थिति और उपजी हुई घास पात को देखकर दोबारा यह क्रिया दोहरानी चाहिए। मंडशीफ पर स्पाइरल व्हाइट फ्लाई यानी स्पाइरल सफेद मक्खी सूखे के मौसम में आक्रमण करती है। ये पत्तों के रस को चाट कर खा जाती है। नाम के अनुसार यह सफेद कीड़ा मुड़े हुए गोलाकार रूप में अंडे देता है। ये उसकी मक्खी है। स्पाइडर माइट एक किस्म की मकड़ी होती है। ये पत्तों का रस चूस लेती है, जिससे पत्तों के ऊपर काला पच्चीदार बन जाता है। इसकी वजह से पत्ते सूर्य किरण द्वारा निर्मित रस को बना नहीं पाते। रस को चूसे जाने के बाद पत्ते सूखकर आकारहीन होकर झड़ने लगते हैं। इस आक्रमण से फसल को बचाने के लिए 0.05% डायमेथोएट या मोनोक्रोटोफॉस पानी में घोलकर महीने में एक बार पत्तों पर छिड़काव करना चाहिए। पत्तों पर 10 दिनों में एक बार पानी का अधिक छिड़काव भी प्रभावशाली है। छिड़काव करते वक्त पानी का बहाव पत्तों पर अधिक जोर से होना चाहिए। साधारण तौर पर मंडशीफ फसल पर कभी-कभी खासकर जमा की गई टहनियों पर स्केल इंसेक्ट यानी खपड़ीदार कीड़ों का हमला होता है। इस हमले से टहनी सूख जाती है, अंकुरों की क्षमता कम हो जाती है। इससे बचाव के लिए खपड़ीदार कीट से आक्रमण रहित टहनियों का उपयोग करना चाहिए। टहनियों को खेत की भूमि की स्थिति को देखकर पेड़ों की छाया में जमा करना चाहिए। तात्कालिक तौर पर नारियल का मचान बनाकर उसकी छाया में टहनियों को जमा किया जाता है ताकि धूप से इनकी सुरक्षा हो। अनुसंधान केंद्र और सरकारी खेतों में टहनियों को रखने के लिए पक्का भंडार घर बना होता है। भंडार स्थल या जैसे भी स्थल हो, टहनियों को खड़ी करके ही छाया में रखनी चाहिए।
टहनियों को जमा करते समय 0.05% डायमेथोएट का घोल सावधानी के तौर पर छिड़काव करना चाहिए। मंडशिप पर अधिक आक्रमण करने वाला मोसाइक नामक वायरस रोग है, जो भारतीय कसावा मोसाइक जेमिनी वायरस से होता है। मंडशिप रोग से ग्रस्त होने वाले पत्ते मुरझा के सूख के हरे पीले मिश्रित बदरंग के समान दिखते हैं, जो कि रोग के आरंभिक लक्षण हैं। इससे पत्तों में छोटे छोटे पीले दाग दिखने लगते हैं। पीले और हरे मिश्रित दाग रंगीन मोसाइक के रूप में दिखाई देते हैं। इस अवस्था में मोसाइक प्रभावित होकर पत्तों के किनारे मुड़ जाते हैं। इसके बाद फफोला जैसा विकृत उत्पन्न होता है। अंतिम घड़ी में पत्ते मुड़ के पूरे अविकसित होके आकार और रंग में विकृत को दिखाने लगते हैं। हम अंतर देख सकते हैं। यह है स्वस्थ पौधा और यह है बाधित पौधा। स्वस्थ पौधा ऊंचाई और वक्ष परिधि में अधिक बढ़ता है, परंतु बाधित पौधों की टहनी छोटी और पतली होती हैं। उसी प्रकार स्वस्थ पौधे का पर्णवृंत आकार और लंबाई में अधिक होता है, जबकि यह बाधित पौधा लंबाई में कम और आकार में छोटा होता है। यह स्वस्थ पौधे का शिखर है। बिना किसी सिकुड़न के इसके पत्ते कद में बड़े और रंग में हरे हैं। बाधित पौधे के शिखर में वृद्धिरोध तथा भद्दापन, पच्चीकारीपन, छल्लेदारी और सिकुड़न होते हैं। स्वस्थ पौधों में कंदों की संख्या अधिक होगी और आकार बड़ा लंबा होगा। बाधित पौधों में कंदों की संख्या कम होगी और आकार बहुत घटा हुआ होगा। सहिष्णु किस्मों में इस फसल का घाटा 25% से 30% तक सीमित है, लेकिन कमजोर किस्मों में इस फसल का घाटा 80% तक होता है। इस घाटे का प्रधान कारण कंद के आकार और वजन का कम होना है। सहिष्णु किस्मों में पच्चीकारी रहित बीजों का उपयोग करें। नजर पड़ते ही रोग के फैलाव को रोकने के लिए बाधित पौधों को उखाड़ दें। बेमिसिया तबासी यानी सफेद मक्खी के द्वारा यह रोग फैलता है, इसलिए उनके घास पात में बसे घर को भी उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। कटाई के बाद मंडशिप के बाकी बचे हिस्से को तुरंत समय पर नष्ट कर देना चाहिए। स्वच्छित्र मंडशिप के पौधों के खेत को दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह भी रोग फैलाने में सहायक है। फाइटोफ्थोरा नामक रोगाणु से बाधित यह मंडशिप का सड़ा कंद है। साधारण तौर पर तमिलनाडु के सेलम इलाके में और आंध्र प्रदेश के सामलकोट इलाके में यह पाया जाता है। सड़े गले कंद खाने और बेचने के लायक नहीं होते। फसल पर कोई बाहरी लक्षण भी नहीं दिखते। यह मजबूत कंद है, रोग से बाधित नहीं है। जब कंद बाधित होता है तब इसका रंग भूरा हो जाता है और सड़ के गल के बदबूदार हो जाता है। रोग की गंभीर अवस्था में भारी नुकसान होता है। निम्न भूमि में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पानी न जमे। बाधित कंद को पूरी तरह से जला देना चाहिए ताकि रोगाणु का नाश हो जाए। ये फोमा यानी शिखरग्रस्त रोग है। इससे पत्तों के अग्रभाग और किनारों में बड़े भूरे अंगूठी के समान दाग हो जाते हैं। भूरे घेरों वाले हरे पत्तों की मात्रा से ये शिखरग्रस्त रोग या फोमा उत्पन्न होता है। उन्नत आर्द्रता से पत्ते मुरझा के गिर जाते हैं। समय पर 0.2% मैंकोजेब के साथ रोगारम के दौरान छिड़काव करने से रोग के संक्रमण को और आगे फैलने से रोका जा सकता है। किस्मों की अवधि के अनुसार फसल पक जाए तो कटाई की जा सकती है। पौधों को कटाई मशीनों से अथवा हाथों से उखाड़ा जा सकता है। हाथ से उखाड़ने का काम बहुत भारी और लंबे समय तक का होता है। कभी-कभी हाथ से उखाड़ने का काम कंद को नष्ट करने का परिणाम भी बन सकता है, अगर यह सही तरीके से और संयम के साथ नहीं किया गया।
जब इस तरह कटाई मशीन के सहारे कटनी होती है तब कम ताकत से जड़ उखाड़ी जा सकती हैं, वो भी बहुत जल्दी और कटी हुई फसल को बिना नुकसान पहुंचाए। ये CTCRI द्वारा निर्मित मणशिप कटाई मशीन है। मणशिप के साथ अंतर फसल के नाते फलियां जैसे लोबिया और मूंगफली भी उपजाई जा सकती हैं। ऐसी अंतर फसलें 3 से 4 महीने के दौरान ही अतिरिक्त आमदनी कराएगी, साथ ही भूमि की उर्वरता भी बढ़ेगी। अंतर फसल के नाते मूंगफली को मणशिप के साथ 2 कतारों में 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर कतार से कतार और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे तक इस तरह बोना चाहिए। अगर ये लोबिया है तो मणशिप से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर और 20 सेंटीमीटर के अंतराल में बोना चाहिए। पांच साल तक नारियल के बागीचे में मणशिप पौधा उपजाया जा सकता है, जो अतिरिक्त आमदनी दिलाएगा। धान की कटाई के बाद कम अवधि वाली किस्मों के मणशिप को उपजाया जा सकता है। ये H165 एक संकर किस्म है। इसकी अवधि 220 से 240 दिनों तक है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 33 से 38 टन तक की उपज। जल्दी से बड़ा, कंद का अच्छा आकार और आसानी से कटाई क्षमता इसकी विशेषताएं हैं। इसमें मांड की मात्रा 23 से 25% है। ये H226 एक संकर किस्म है। इसकी अवधि 266 से 300 दिनों तक की है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 33 से 40 टन तक की उपज। औद्योगिक क्षेत्र में ये जनप्रिय है क्योंकि इसकी माढ़ की मात्रा 29 से 31% है। यह है श्री विशागम, एक संकर किस्म। इसकी अवधि 270 से 300 दिनों तक की है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 35 से 38 टन तक की उपज। इसमें कैरोटीन का अंश अधिक मात्रा में है। इसकी वजह से कंद के भीतरी भाग का रंग पीला है। इसकी माढ़ की मात्रा 25 से 27% है। श्री हर्षा पहला ट्रिप्लॉइड किस्म है। इसकी अवधि 300 दिनों की होती है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 35 से 40 टन तक की उपज। इसमें माढ़ की मात्रा 38 से 41% रहने के कारण यह औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अति योग्य किस्म है। ये श्री जया किस्म है। ये श्री विजया किस्म। ये दोनों किस्म देशीय किस्मों से चयन की गई हैं। इनकी अवधियां 180 से 210 दिनों की होती हैं। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 25 से 30 टन तक की उपज। ये किस्म रसोई बनाने के लिए बहुत लायक है। श्री रेखा नामक यह किस्म एक टॉप क्रॉस संकर किस्म है। इसकी अवधि 240 से 300 दिनों तक होती है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 48 टन की उपज। इसमें माढ़ की मात्रा 28.2% है। यह भी रसोई बनाने के लिए बेहतर किस्म है। श्री प्रभा नामक यह किस्म एक और टॉप क्रॉस संकर किस्म है। इसकी अवधि 240 से 300 दिनों तक होती है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 42 टन की उपज। इसमें माढ़ की मात्रा 27% है। ये भी बहुत स्वादिष्ट रसोई बनाने के लिए अच्छी किस्म है। इस प्रकार विभिन्न किस्मों वाली मणशिप फसल की हर तरह की माटी में, हर मौसम में खेती की जा सकती है। बरसाती फसल और सिंचित फसल खाने में स्वादिष्ट, औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता और हर तरह के विकास के विस्तार के लिए उचित उपयोग में आने वाला मणशिप गरीब किसानों के लिए वर प्रसाद है। भूमि में गड़ा हुआ यह अनमोल खजाना है। इसकी क्षमता को आज तक किसी ने भी नहीं जाना और आने वाले दिनों में यही मणशिप कृषि की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में निर्णायक स्थान प्राप्त करेगी।
My dear research workers, colleagues, scientists and farmers, we have just gone through a film on production and cultivation aspects of cassava. Cassava is one of the most important tropical tuber crop grown in many countries and meets the staple food requirements of millions of people around the world. The starch and carbohydrate content of this crop is an important ingredient in the animal feed industry also. Research and development information developed from the various laboratories of this institute, our frequent discussions with the extension workers, farmers and other groups interested in tuber crops, this institute has developed a set of package of practices to improve the cultivation and productivity of cassava. As you are aware, the tropical tuber crops have been responsible to give the nutrition security and livelihood for over 500 million people of this world, besides providing the raw material for the processors numbering thousands around the world. So my dear farmer friends, may I now appeal to you that the package of practices developed by the R&D of this institute may be sincerely and scrupulously followed by every one of you with the conviction that the production and productivity of cassava can be improved to the highest level in the world. Thank you.